हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हरियाणा सुपर 100 का जो पिछले साल का हमारा पेपर हुआ था, यानी कि 2024 और 26 के लिए जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस जो है आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में अंत तक आप हमारे साथ बने रहें और अपनी सुपर 100 की तैयारी को एक नया उड़ान दे, एक नया मुकाम दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा पिछले प्रीवियस ईयर पेपर का, वो था कि ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने हमें कहा है कि ए जो है एक काम को 25 दिनों में पूरा करता है, तो उसका एक दिन का काम क्या आ जाएगा, 1/25। बी उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। उसके बाद 5 दिनों तक वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो पहले हम दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/25 प्लस 1/20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक दिन का काम आ जाएगा 9/100। अब एक दिन के अंदर दोनों मिलकर 9/100 काम करते हैं, तो 5 दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 5 गुना में 9/100। तो यहाँ से आपके पास आ गया 9/20। अब देखिए टोटल जो हमारे पास वर्क था या टोटल जो काम था वो कितना था, एक ही काम है वो तो हमारा, ठीक है। तो उस एक काम को ही वो अलग अलग दिनों में कर रहे थे, फिर उस काम को मिलकर कर रहे थे। तो मिलकर उन्होंने 5 दिन में 9/20वां हिस्सा जो काम का वो पूरा कर लिया। तो अब हमारे पास शेष कितना काम रह जाएगा, 1 माइनस 9/20 यानी कि 11/20। तो ये काम जो है वो हमारे पास बाकी बच गया है। इस बचे हुए काम को 11/20 काम को बी जो अकेला करता है, तो बी अकेला इस 11/20 काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना था, 1/20, यानी कि वो 1/20 जो काम है उसको कर रहा है एक दिन के अंदर। तो एक काम को कितने दिन में करेगा वो, 1/20 कितने दिन के अंदर। और हमें कितना निकालना है, जो 11/20 काम जो वर्क हमारा बच गया है वो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये कितना बन गया, यहाँ से 1/20 कितना बन गया, 20/1। इसके गुना में क्या आ जाएगा, 11/20। तो यहाँ से आप कट करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 11 दिन। यानी कि जो बी है वो बचे हुए काम को 11 दिन के अंदर पूरा कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें क्या कहते हैं कि आरुषि और अवनी एक सप्ताह में एक विशेष कार्यालय में जाती है, सोमवार से शुक्रवार, ये 5 दिन वो जो है उस ऑफिस में जाती है। तो प्रत्येक के किसी एक दिन और दूसरे दिन कार्यालय में आने की समान संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस कार्यालय में क्रमागत दिनों में जाएंगी, यानी कि दोनों उस ऑफिस में कंसेक्यूटिव डेज में जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो है टोटल आउटकम्स निकालते हैं कि कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे कि वो दोनों किन किन दिनों में कार्यालय जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, 5 गुना में 5 करके टोटल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगे 25, ठीक है। क्योंकि वो दोनों सोमवार से शुक्रवार किसी भी दिन जा सकती हैं, ठीक है। तो 5 × 5 25 डेज जो हमारे टोटल आ जाएंगे। अब कंसेक्यूटिव दिनों में जाने के लिए कितने पेयर्स बनेंगे, कंसेक्यूटिव डेज के लिए या तो सोमवार और मंगलवार को जा सकती हैं, या मंगलवार और बुधवार, या बुधवार और गुरुवार, या फिर गुरुवार और शुक्रवार। तो इस तरीके से ये हमारे 4 पेयर बन जाएंगे डेज के, कंसेक्यूटिव डेज के। अब क्रमागत दिनों के यानी कि कंसेक्यूटिव डेज के हमारे पास 4 जोड़े हैं। तो प्रत्येक जोड़े के लिए आरुषि जो है पहले दिन जा सकती है और अवनी दूसरे दिन जा सकती है, या फिर अवनी पहले दिन जा सकती है और आरुषि दूसरे दिन जा सकती है। तो इस तरीके से हर एक पेयर के लिए हमारे पास 2 और तरीके बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो कुल अनुकूल परिणाम है वो हमारे पास हो गए 4 × 2 8, यानी कि 8। जो हमारे 4 कंसेक्यूटिव डेज के पेयर बने थे उसके लिए 8 तरीकों से वो जा सकती है।
तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन जाएगी, जो हमारे अनुकूल परिणाम है, यानी कि 8 में जो टोटल आउटकम्स था 25, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 8/25। इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है मिक्सचर और सॉल्यूशन से रिलेटेड है। घोल ए में 50% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जबकि घोल बी में 75% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोनों को मिलाकर 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता वाला 100 लीटर घोल तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को बनाने में कितने लीटर घोल ए का उपयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 100 लीटर का एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन तैयार किया है, उसके अंदर हमने ए कितना यूज करा है, हमें ए की क्वांटिटी बतानी है मिक्सचर ए की। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो घोल ए जिसके अंदर 50% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, वो उसकी क्वांटिटी है x लीटर। अगर वो x लीटर है ए, तो टोटल हमारा 100 लीटर था, तो बी कितना हो जाएगा 100 माइनस x लीटर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि जब ए और बी को मिला देते हैं तो हमारे पास 100 लीटर बनता है, और 100 लीटर में 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो यानी कि ए की क्वांटिटी कितनी बनी हमारी 50% इंटू में x, और बी की 75% इंटू में 100 माइनस x। जब इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, वो किसके बराबर आता है, जो हमारा जो सॉल्यूशन बना है 100 लीटर का, और उसके अंदर 60% क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें आप परसेंटेज को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज को बटा में ले आएंगे तो 50/100 बन जाएगा, यहाँ 75/100 और यहाँ 60/100। तो इस तरीके से जब आप पूरी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी 60 लीटर। और x को हमने क्या माना था, हमारा घोल a माना था, मिक्सचर a माना था। तो इसका मतलब जो हमने टोटल 100 लीटर सॉल्यूशन तैयार किया है, उसके अंदर हमारे जो ए वाला घोल था उसकी क्वांटिटी कितनी है, 60 लीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है श्रेणी यानी कि सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड। हमें एक श्रृंखला दी गई है √3 + √12 + √27 + √48। इसके n टर्म्स का हमें जो है योग बताना है, सम बताना है। ठीक है, तो आपके पास जो सीक्वेंस दी है उसमें टर्म्स क्या क्या है, √3, √12, √27 और √48। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई √3, सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे √12, तो √12 को आप लिख सकते हैं √4 इंटू में 3। तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर आके ये बन गई 2√3। इसी तरीके से थर्ड टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपकी बन जाएगी 3√3। फोर्थ को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बन गई 4√3। तो ये आपकी टर्म्स बन जाएगी। इन टर्म्स को आप देखेंगे तो इसके अंदर पहली जो टर्म है आपकी वो है √3, और इनके अंदर जो डिफरेंस बनेगा d वो भी होगा आपका √3। तो अब आप जैसे कि देख रहे हैं इनमें सब में सेम डिफरेंस है, तो ये आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, यानी कि आपकी एपी बन रही है। और एपी की एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है SN = n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू d। तो a की जगह आप फिल करेंगे √3, d की जगह फिल करेंगे √3, और जब इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास SN की वैल्यू आ जाएगी √3n इंटू n+1/2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। यदि ए समकोण त्रिभुज ABC में एक न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 90 से कम है, जिसका कोण B समकोण है यानी कि B 90 डिग्री का है, तो आपको sin A + cos A की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी क्योंकि इन्होंने कहा है कि एंगल B क्या है, समकोण है, तो B 90 डिग्री का हो गया। ये मान लीजिए आपका A है और ये है C। ठीक है, तो ये आपकी ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ठीक है, राइट एंगल है B पे, तो हमने मान लिया कि साइन A एंगल जो है, एंगल A एक्यूट है, तो ये है। तो यहाँ से साइन A की वैल्यू क्या होगी, जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए एक जो ट्रिक होता है वो यूज करते हैं, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना, एक सेकेंड, सोना चांदी तोले। ठीक है,
यहाँ P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज, तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका है AB, ठीक है, जो वो परपेंडिकुलर आपका AB बटा में हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, AC, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और जो कोस की वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक सेकेंड, इन्होंने हम जो है यहाँ से चेंज करते हैं, एक सेकेंड। ये आपका C है और इसको आप मान लीजिए A, ठीक है। तो आपकी साइन A की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ये BC जो है हमारी, ठीक है, डिवाइडेड बाय में हाइपोटेन्यूज यानी कि AC, ठीक है। इस तरीके से आप कोस A की वैल्यू निकालेंगे तो कोस A क्या होगा, बेस बटा में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस आपका क्या है, AB बटा में हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। तो अब आपको बताना है साइन A प्लस कोस A की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो साइन A की जगह हम BC बटा में AC फिल कर देंगे और कोस A की जगह AB बटा में AC। जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा AC नीचे आ जाएगा कॉमन, तो ऊपर क्या बन गया आपका BC प्लस AB बटा में AC, ठीक है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। जो टू साइड्स का सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो यानी कि यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जो साइन A प्लस कॉस A है वो ग्रेटर देन आ जाएगा AC बटा में AC से 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये सेम हो जाएंगे टोटल करेंगे जब इनको, ठीक है। इनका जोड़ जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा क्या, यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि जो AB प्लस BC आपका है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा AC, ठीक है। तो यहाँ से ये AB प्लस BC की जगह आप AC ले लेंगे ग्रेटर देन करके, तो साइन A प्लस कोस A भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन A, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि साइन A प्लस A की वैल्यू कोस A की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। यदि एक बढ़ती हुई एपी के तीनों लगातार पदों का योग 51 है और इनमें से पहले और तीसरे पदों का गुणनफल 273 है, तो आपको बताना है कि तीसरी टर्म या तीसरा पद क्या है। अब हम मान लेते हैं कि एक जो समानांतर श्रेणी है उसके लगातार तीन जो टर्म्स है वो क्या होती हैं, A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये तीन टर्म्स हैं उसकी। पहले इन तीनों का जो जोड़ है वो हमें 51 दिया है, तो तीनों को जोड़ेंगे, A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 51। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास A की वैल्यू आ गई 17, यानी A की वैल्यू हमें 17 मिल गई। और A क्या है, सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म हमारी क्या आ गई, 17, 17। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि पहले और तीसरी टर्म की जो मल्टीप्लिकेशन जो गुणा है वो है 273 के बराबर। तो यानी कि A माइनस डी मल्टीप्लाई A प्लस डी किसके बराबर हो गया, 273 के। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ए स्क्र माइनस डी स्क्र इज इक्वल टू 273। ए की वैल्यू हमारे पहले 17 आ चुकी है, तो यहाँ ए की जगह आप 17 फिल करेंगे और डी आपका आया था 4। तो तीसरी टर्म हमारी थी A प्लस डी, तो A प्लस डी यानी कि 17 प्लस 4 आपका आ गया आंसर 21। तो जो आपकी तीसरी टर्म है वो आपकी आ जाएगी 21, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु A मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर धनात्मक y एक्सिस पर है। यदि B के निर्देशांक -3 और 0 हैं तो AB की लंबाई क्या है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास ये एक्सिस होती हैं, ये है x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस। तो यहाँ आपका होता है प्लस x और इस साइड की तरफ होते हैं माइनस x, ऊपर की तरफ प्लस y और जो नीचे आपका आ जाता है माइनस y, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो बिंदु A है वो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से आपका 4 इकाई की दूरी पर धनात्मक y एक्सिस पर है, तो यानी कि यहाँ कहीं है। तो इसके पॉइंट्स आपके क्या बन जाएंगे, 0, x0 है आपका और y कितना है 4, तो ये पॉइंट आपका बन गया 0, 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या कहा गया है
कि जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक है -3 और 0। -3 और 0 यानी कि x है -3 और y है 0। तो x -3 y 0 यानी कि ये x एक्सिस पे ही कहीं है। तो x एक्सिस पे माइनस है तो इस साइड की तरफ आ जाएगा ये बिंदु। तो इसके पॉइंट्स क्या हैं, -3 और 0। ठीक है, ये आपके पास हो गया सेकंड पॉइंट। अब हमें क्या बताना है कि ए बी की लंबाई, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो आपको ये डिस्टेंस बताना है, ये जो ए बी की लेंथ है ये कितनी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से अब इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। एक पॉइंट है वो हो गया 0,4, बी हो गया -3 0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x1 y1 होगा 0 और 4 जो पॉइंट ए के निर्देशांक हैं, और x2 y2 जो पॉइंट बी की वैल्यूज है -3 और 0। जब इनको आप फिल करके इसके अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ए बी की लेंथ है वो आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की लेंथ आपकी आ गई 5 इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रैफिक लाइट प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये क्या कहता है, 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि वे सभी 8:20 पर एक साथ बदलती हैं तो दोबारा फिर एक साथ कब बदलेंगी। अब इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे हम, 48, 72 और 108 का। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 432। ठीक है, 432 सेकेंड। तो इस 432 सेकेंड को आप जो है घंटे के अंदर कन्वर्ट करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करें, ओ सॉरी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके बनेंगे 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो पहली बार ये लाइट एक साथ कब जगी थी, 8:20 पर, और अब दूसरी बार ये 7 मिनट 12 सेकेंड बाद एक साथ जलेंगी। तो 8:20 प्लस में 7 मिनट 12 सेकेंड को जब जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8:27 12 सेकेंड। तो ये दोबारा एक साथ कब बदलेंगी, 8:27 12 सेकेंड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 110 है। यदि पहली संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या के अंकों के योग की 5 गुना से 4 अधिक होती है, तो पहला नंबर क्या है। तो हमने मान लिया कि जो 2 अंकों की संख्या है वो क्या है, 10x प्लस y। अब आप देखिए 2 डिजिट के अंदर आपका इकाई और दहाई 2 चीजें ही होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि 2 अंकों की संख्या कैसे बनी है, 10x प्लस y से मिलकर बनी है, जिसमें x जो है वो पहला नंबर है और y जो है वो दूसरा अंक है। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या कहा था कि जब इस 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या, उसको जब जोड़ते हैं तो 110 आता है। यानी कि संख्या क्या है हमारे पास, 10x प्लस y, उसके अंदर जोड़ रहे हैं, जब इसकी डिजिट को हमने चेंज कर दिया 10y प्लस x को, तो वो किसके बराबर है, 110 के बराबर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि जब 10 घटा दिया जाता है तो नई संख्या जो है वो पहली वाली संख्या के 5 गुना से 4 अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या बनी, नई संख्या 5 गुना में x प्लस वाई प्लस 4, यानी कि दोनों अंकों के जोड़ की 5 गुना और उससे 4 ज्यादा, तो x प्लस वाई गुना में 5 प्लस 4। तो यहाँ से क्या बन गया, ये जब 10 घटाते हैं इसमें से, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया आपके पास 10x प्लस वाई माइनस 10 है। ठीक है, ये इसके बराबर बनी। तो यानी कि 10x प्लस वाई माइनस 10 किसके बराबर हुआ, 5 टाइम्स ऑफ दोनों डिजिट का टोटल x प्लस वाई प्लस 4। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करा तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई 10x प्लस वाई बराबर 64। तो जब इस पहली इक्वेशन और इस दूसरी इक्वेशन दोनों को हम
सोल्व करेंगे, इनको दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 आ गई तो आपके पास पहली इक्वेशन में x प्लस वाई किसके बराबर था, 10 के बराबर। तो यहाँ से x की जगह हम 6 फिल करेंगे, 6 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ये 4 आने के बाद अब आपको नंबर बनाना है। जो 2 अंकों वाली संख्या जो आपने मानी थी शुरू में वो क्या थी, 10x प्लस वाई। तो यहाँ x की जगह आप 6 रखेंगे, y की जगह 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64। तो हमारी वो 2 अंकों की संख्या कौन सी है, वो है 64 यानी कि 64। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सर्कल से यानी कि वृत्त से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। इसमें क्या कहते हैं, मूल को केंद्र मानकर बनाया गया एक वृत्त जो कि 13 जीरो से होकर गुजरता है। यहाँ ये 13 नहीं है, 13/2 जीरो है। ठीक है, जो हमारा पॉइंट है वो है 13/2, 0। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ में स्प्रिंट हो गया है। तो आपको वह बिंदु बताना है जो वृत्त के अंदर नहीं है। तो ये 4 बिंदु दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं आता। चलिए हम मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या है, इन्होंने कहा कि वो 0 0 है। ठीक है, मूल के जो ओरिजिन होता है हमारा, ये जो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में यहाँ जो ये पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन, जिसको हम 0 0 कहते हैं। ठीक है, इसको जो है केंद्र मानकर एक सर्कल यानी कि एक वृत्त ड्रॉ किया गया है और ये वृत्त 13/2.0 इस बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से मूल बिंदु 0 0 है और ये 13/2 बिंदु से होकर गुजरता है। तो यानी कि उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 13/2। ठीक है, 13/2 और 0 y 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है x एक्सिस पे ही है। ठीक है, इस पॉइंट से होकर जो है ये सर्कल गुजर रहा है। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना है, 13/2 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट हमें दिया गया है। अब किसी भी बिंदु एक्स वाई के लिए अगर उसकी दूरी मूल बिंदु 13/2 से अधिक होगी तो वो वृत्त के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है, अगर वो ये जो डिस्टेंस है उसका ओरिजिन से लेकर, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो सर्कल के अंदर नहीं है, वो सर्कल के बाहर आएगा। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो चारों पॉइंट दिए गए हैं, इन चारों पॉइंट की वैल्यू हम यहाँ एक्स और वाई की जगह पुट करके इनको सॉल्व करके देखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपने पहला पॉइंट था -3/4 और 1, इसको जब यहाँ फिल किया तो आपका डिस्टेंस आया 1.25। 1.25 है तो इसका मतलब ये इसके अंदर ही लाई करेगा। जैसे कि हमारा 13/2 था तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस है एक तरीके से जो रेडियस है वो 6.5 है। ठीक है, तो ये 1.25 आया, इट मीन्स ये कम है, तो इसका मतलब ये कहीं इसके अंदर ही आएगा सर्कल के। दूसरा पॉइंट है 2,7/3, तो इसको हमने डी डिस्टेंस के फॉर्मूला में फिल किया तो हमारे पास आ गया 3.07। ये भी हमारी रेडियस से कम है, इसका मतलब ये भी सर्कल के अंदर आएगा। थर्ड हमारा है 5, -1/2, इसको डिस्टेंस के फॉर्मूला में फिल करके हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 5.02। ये भी हमारा 6.5 से कम है, इसका मतलब ये भी सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। लास्ट फोर्थ पॉइंट हमारा है -6/2, इसको जब डिस्टेंस फॉर्मूला में फिल करके सॉल्व किया तो ये हमारा आता है 6.5। 6.5 यानी कि ये जो है इस रेडियस के बराबर आया है, इसका मतलब ये जो है इसकी बाउंड्री पे है। बाउंड्री पे है तो इसका मतलब ये सर्कल के अंदर नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर क्या बन गया, -6,5/2। तो ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा। ठीक है,